हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं रिलीफ वाल्व के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाल्व है और हर हाइड्रोलिक सर्किट में यूज होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले भी हमने बताया था, रिलीफ वाल्व का जो सिंबल होता है ये ऐसा रहता है। अभी आप देखेंगे ये एक स्क्वायर है और इसमें एक एरो मारा हुआ है और ये लाइन में नहीं है, लाइन के नीचे है। तो क्या ये यूज होता है आपको? रिलीफ वाल्व जनरली यूज होता है रिलीफ द सिस्टम, माने सिस्टम में क्या है, पंप को रिलीफ देने के लिए यूज होता है, मोटर को रिलीफ देने के लिए यूज होता है। जैसा कि आप सिंबल में देख रहे हैं, ये जनरली पैरेलल में, सिस्टम के पैरेलल में इंस्टॉल रहता है। और ये देखिए, ये नॉर्मली क्लोज है, ये लाइन में नहीं है, मतलब ये नॉर्मली क्लोज वाल्व है। इसका जो हम प्रेशर सेटिंग है इनफाइनाइट सेट कर सकते हैं गिवन रेंज में, जितना करना हो। जैसे मान लीजिए अगर हमारा वाल्व का रेटिंग 20 बार से लेकर 200 बार और 300 बार का है, तो उसके बीच में कहीं भी हम सेट कर सकते हैं। इसका जो देख रहे हैं, ये पायलट लाइन दिखाया हमने, ये पायलट लाइन इनलेट से आता है और ये इंटरनली ड्रेन होता है। तो ये रिलीफ वाल्व के बारे में है। और इसके पहले मैं एक बताना चाहूँगा, रिलीफ वाल्व के प्रिंसिपल के बारे में बताना चाहूँगा, रिलीफ वाल्व कैसे काम करता है। उसके पहले हमको फोर्स के बारे में बताना पड़ेगा। फोर्स किसको बोलते हैं? पुश और पुल इज फोर्स। इट मे बी हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुछ भी होगा, लेकिन उसका नेचर सेम रहेगा। फोर्स या तो पुश करेगा या पुल करेगा या करने की कोशिश करेगा। इसमें देखिए, हमने एक ब्लॉक बना रखा है और ब्लॉक में दिखाया दो फोर्स। एक ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, F1 F2। अगर F1 F2 दोनों बराबर है तो कोई भी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इफ F1 ग्रेटर देन F2 तो डिस्प्लेसमेंट F2 की ओर होगा। इफ F1 लेस देन F2 तो इसका डिस्प्लेसमेंट F1 की ओर होगा। ये समझने से हमें लगता है कि रिलीफ वाल्व आराम से समझ में आएगा। अब रिलीफ वाल्व भी मेनली टू टाइप्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व और एक होता है बैलेंस पिस्टन टाइप रिलीफ वाल्व। अभी आप देखिए, इसमें हमने डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व के बारे में दिखाया है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये इनलेट पोर्ट हमारा है और ये ड्रेन वाला पोर्ट है, इंटरनली ड्रेन वाला पोर्ट है। अभी आप इसमें देखेंगे कि आयल जो आता है, इधर एक स्प्रिंग है और इधर हमें एडजस्ट करने के लिए अरेंजमेंट दिया हुआ है। और स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग इस वाल्व सीट के साथ हमारा बैठा रहता है और ये एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, इसको पर्टिकुलर फोर्स पे इसको प्रेस करके रखता है। यहाँ पर लिखा हुआ स्प्रिंग हाउसिंग पिस्टन सीटेड, इसके साथ ये पिस्टन सीट रहता है और ये स्प्रिंग टेंशन को हम ऊपर से एडजस्ट करते हैं। जैसे जैसे इधर का प्रेशर बढ़ता है, जब तक ये बैलेंस कंडीशन में रहता है, मतलब हाइड्रोलिक फोर्स जो भी इससे क्रिएट होता है ये और स्प्रिंग फोर्स बराबर रहता है, तब तक ये बंद रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा हाइड्रोलिक फोर्स बढ़ता है तो इसको अनसीट करता है। ये जो सीट वाला पोजीशन है इसको ऊपर लिफ्ट करता है। जैसे ही ऊपर लिफ्ट करता है तो इधर का आयल टैंक में चला जाता है। सेकंड फिगर में दिख रहा है, व्हेन वाल्व सेटिंग इज रीच्ड पंप फ्लो इज डायरेक्टेड टू टैंक, ये टैंक में चला जाता है। तो आप इसमें देखेंगे कि स्प्रिंग का फोर्स और हाइड्रोलिक फोर्स, जब तक हाइड्रोलिक फोर्स कम रहता है ये इसको दबा के रखता है। जैसे ही हाइड्रोलिक फोर्स इसके बराबर होना शुरू होता है, उस समय ये हल्का सा आयल देना शुरू करता है, उसको बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ रिलीफ वाल्व। उस समय ये क्रैक होना शुरू हो जाता है और एक कंडीशन आता है तो इसको पूरा ओपन कर देता है और ये पूरा आयल टैंक में चला जाता है। ये चूंकि डायरेक्टली यूज होता है, इसके नाम इसका डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा बैलेंस पिस्टन रिलीफ वाल्व के बारे में। अभी इसमें हमने 3 फिगर बना रखा है, व्यू ए क्लोज, व्यू बी क्रैक्ड, व्यू सी रिलीव्ड। अभी इसका नाम है बैलेंस पिस्टन रिलीफ वाल्व। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि हमने दिखा रखा है। अभी आप देखेंगे कि आयल हमारा इधर से आता है, ये भी सिस्टम के पैरेलल में लगा रहता है। ये आयल इधर से आता है और इधर से होते हुए आप देखिए एक बहुत छोटा सा ऑरिफिस है, इस ऑरिफिस से होते हुए आयल इधर जाके और इस पॉकेट तक जाके ये रुका रहता है और इसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। इसको बैलेंस पिस्टन इसलिए बोलते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में बैलेंस रहता है, जैसा कि हमने बताया था पास्कल लॉ के हिसाब से कि क्लोज सर्किट में सब जगह प्रेशर सेम रहता है। तो आप देखेंगे कि जो आयल हमारे इधर से इंटर करता है, इधर से होते हुए यहाँ तक आके रुका रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फोर्स लगता है नीचे का, ये आप देखिए इधर का एरिया और ऊपर का एरिया बराबर है, चूंकि पास्कल लॉ के हिसाब से इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर बराबर है, तो इधर का जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया बराबर है, तो फोर्स भी इधर और ऊपर का बराबर रहेगा। इसके साथ साथ एक ऊपर में और ऑक्सिलियरी स्प्रिंग रहता है जिसका प्रेशर 20 से 30 psi रहता है। तो ऊपर का जो फोर्स रहता है या ऊपर का जो प्रेशर रहता है वो नीचे के प्रेशर से ज्यादा रहता है। जब तक ज्यादा रहता है तब तक ये
इसको बैलेंस पोजीशन में रखता है। और जैसे ही हमारा सिस्टम का प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जैसा कि आप सेकंड फिगर में देख रहे हैं, जब सिस्टम प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तो आने के बाद इस वाल्व को वो पुश करता है। ये जब इस वाल्व को पुश करता है तो इधर का आयल इधर से निकलना शुरू होता है। उस पोजीशन में क्रैक बोलते हैं, क्रैकिंग ऑफ रिलीफ वाल्व। तो आयल इधर आकर फिर जब आयल यहाँ निकलना शुरू होता है तो स्क्वीजिंग एक्शन से क्या होता है कि उस टाइम में इधर का जो फोर्स होता है ऊपर वाले फोर्स से अधिक होता है। ऊपर वाला फोर्स क्या रहता है, स्प्रिंग फोर्स प्लस ऊपर का जो प्रेशर के हिसाब से जो फोर्स आता है उसके फोर्स के हिसाब से नीचे वाला फोर्स जब ज्यादा हो जाता है तो ये हमारा जो पिस्टन है, ये पिस्टन लिफ्ट हो जाता है। जैसा कि तीसरा फिगर में आप देख रहे हैं, जैसे ही ये पिस्टन लिफ्ट होता है ये टोटल ऑयल टैंक में चला जाता है और हमारा सिस्टम रिलीफ हो जाता है। तो ये रिलीफ वाल्व का है, ये सिस्टम को सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारा सिस्टम सेफ रहता है। इसके अलावा एक रिलीफ वाल्व है रिमोटली ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व। ये हर सर्किट में यूज होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा और आप सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अभी आप जैसा पिछला में बताया था बैलेंस रिलीफ वाल्व माने ये रिमोटली ऑपरेटेड, माने ये रिमोट से ऑपरेट होता है। उसमें पिछला में और इसमें यही डिफरेंस है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक हमें प्लग किया हुआ लाइन दिख रहा है, ये प्लग इसमें ओपन किया हुआ है और ये एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से अटैच है। नॉर्मली क्या होता है, ये हर सर्किट में रहता है। जब भी हम पंप को स्टार्ट करते हैं, एक्सेल पिस्टन पंप हो या और कोई भी पंप हो, जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय थोड़ा देर के लिए पंप हमारा ऑनलोड कंडीशन में चलता है। ऑनलोड कंडीशन में इसलिए चलता है कि उस समय जो भी ऑयल होता है हमें इसके थ्रू टैंक में जाता रहता है और इधर का प्रेशर कम रहता है, इधर का प्रेशर ज्यादा रहता है। उस कंडीशन में ये टोटल सिस्टम हमारा लिफ्ट रहता है और टोटल ऑयल टैंक में जाता है। लेकिन जैसे ही ये सोलनॉइड एनर्जाइज होता है, ये दूसरा पोजीशन में देखिए पी बंद हो जाता है। उस कंडीशन में इधर से ये ऑयल का फ्लो बंद होके ये बंद हो जाता है, यहाँ से प्लग हो जाता है और उस कंडीशन में रिलीफ वाल्व का काम करता है। तो जनरली जब हम पंप को चालू करते हैं, पंप को स्टार्ट करते समय चूंकि इनिशियल टॉर्क बहुत ज्यादा मोटर पे आता है तो उस समय इसको अनलोड करके रखते हैं और हाफ मिनट और 1 मिनट के बाद ये हमारा सिस्टम एनर्जाइज होता है और ये रिलीफ वाल्व की तरह काम करता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन अभी नया नया कुछ इक्विपमेंट में सिस्टम कैसा आ रहा है, ये नॉर्मली ओपन रहता है। ये दोनों हो सकता है, या तो नॉर्मली सनलाइट सप्लाई में ये ओपन रहे या बिना सनलाइट का ओपन रहे। कुछ कुछ सिस्टम में हमने देखा है कि जब पंप हम चालू करते हैं उस समय ये एनर्जाइज रहता है, मतलब उस समय ये ऑयल को रिलीज करता है, लेकिन जैसे ही सनलाइट ऑफ हो जाता है ये नॉर्मली क्लोज हो जाता है। यहाँ से नॉर्मली क्लोज हो जाता है और ये रिलीफ वाल्व का काम शुरू कर देता है। तो हमको लग रहा है कि इसको बताने के बाद ये रिलीफ वाल्व के बारे में क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और बताना रह गया, इसमें जो ये स्प्रिंग है, ऑक्सिलरी स्प्रिंग है ना, इसमें 20 psi का प्रेशर से ये बैठा रहता है। यहाँ मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू में इससे बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। अगर यहाँ पे पॉपेट डैमेज हुआ तो ऑयल निकलना शुरू होता है और हम कितना हो टाइट करते हैं तो सिस्टम प्रेशर हमारा मेंटेन नहीं होता है। लीकेज शुरू हो जाने पे यहाँ से लीकेज होता है। कभी कभी ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, इससे भी प्रॉब्लम आता है। कभी भी जब रिलीफ वाल्व का हम मेंटेनेंस करते हैं तो ये छोटा और फिश को बराबर ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें आके पार्टिकल्स हमारे जो कचरा आकर कुछ फंस जाता है। जैसे कचरा फंसता है तो ये वाल्व क्या होता है, ऑपरेट हो जाता है, ओपन हो जाता है। उस कंडीशन में जब ऑयल इधर से जाएगा नहीं तो टोटल फोर्स इधर लगेगा और इसको प्रेस कर देगा ऊपर और ये टैंक में हमारा ऑयल भेजता रहेगा। तो ये रिलीफ वाल्व जो है, रिलीफ वाल्व काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हमको बराबर मेंटेन करना है। इसके लिए ऑयल का हमको नाश वैल्यू मेंटेन करना पड़ेगा और ऑयल में कचरा कम से कम रहना पड़ेगा। अगर सिस्टम प्रेशर कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाल्व अगर बाई चांस, जैसे ये वैन पंप और के सर्किट में लगा रहता है, अगर आपका रिमोटली ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व बराबर काम नहीं कर रहा है, अभी काम नहीं करने पे कभी कभी क्या होता है कि ये ओपन हो गया। जब ये ओपन हो जाएगा तो सारा सिस्टम का ऑयल टैंक में जाता रहेगा, तो आपको प्रेशर नहीं मिलेगा और आपका सिस्टम भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये टाइम टू टाइम ये बराबर होना है, मतलब इसका मेंटेनेंस होना है और चेक करते रहना है। एक्सेल पिस्टन पंप वाला सर्किट में अगर बाई चांस ये रिलीफ वाल्व आपका एनर्जाइज होके बराबर अगर नहीं होता है, अगर कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम में हमें प्रेशर नहीं आता, उस समय इलेक्ट्रिकल चेक करेंगे तो ये चेंज ओवर नहीं होता है। अगर ये चेंज ओवर नहीं होगा तो प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा सिस्टम में। तो सबसे पहले हमको यही चेक करना रहता है। कोई कोई सर्किट में जैसे वैन पंप हो रहा है, फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप में ये रिलीफ वाल्व जनरली डी एनर्जाइज रहता है। जैसे ही प्रेशर की जरूरत पड़ती है तब एनर्जाइज रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा सिस्टम का ऑयल बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है।
तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमको सबसे पहले यही आके चेक करना रहता है कि ये रिलीफ वाल्व काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये काम करेगा तो आपका सिस्टम प्रेशर बराबर रहेगा और टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा और ये से रिलीफ वाल्व के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमारे चैनल पर जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा फिर से बताऊंगा। लेकिन इसके पहले हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि अब इसके आगे वाला मैं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में बताने वाला हूं। तो आपको प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और इसके पहले भी जो हमने बताया वो सब आप देख सकते हैं और आप हाइड्रोलिक्स के बारे में सीख सकते हैं। थैंक यू।